गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ क्रेसेंट पब्लिक स्कूल। बेटा, आज हम अपनी 11वीं कक्षा के जो सेकंड लेसन स्टार्ट किया हुआ है हमने वेतान बुक का, आज हम उसका आगे का पार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि वहाँ पर राजस्थान की रजत बूंदें, राजस्थान में पानी को कैसे संग्रह किया जाता है उसके बारे में बताया जा गया है कि वर्षा का पानी रेत में जल्दी ही समा जाता है, जिसके कारण उसको संजोया नहीं जा सकता और वो ऊपर हमें नज़र नहीं आता। और इसको वो संजोने के लिए, इकट्ठा करने के लिए कुएं का निर्माण किया जाता है। कुएं का निर्माण एक्सपर्ट्स करते हैं क्योंकि उसको एक अलग सी शेप होती है और नीचे कई जगह पर कई पट्टियाँ पाई जाती हैं, जिससे चट्टानों वाली पट्टियां हैं, जिससे कि वहाँ पर खुदाई करना संभव नहीं है। एक्सपीरियंस पर्सन्स को पता चलता है, अनुभवी लोग ही इसका ज्ञान कर पाते हैं कि कहाँ पर वो पट्टियां हैं, अर्थात वहाँ पर खुदाई नहीं होती। तो जब वो खुदाई करते हैं तो उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आज हम करने जा रहे हैं कि हमने अभी तक पढ़ा था कि गर्मी के कारण नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है, पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम आती है कि जो वो पानी है वो ऐसा भी हो सकता है कि वो भाप बनकर उड़ जाए, लेकिन वहाँ प्रकृति का अलग ही रूप है क्योंकि रेत है, जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ही ठंडी हो जाती है, जिसके कारण एक अलग सी संरचना हमारे सामने आती है प्रकृति। तो आगे हम कर रहे हैं, रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं, वे अन्यंतर अपनी मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं। हमें पता ही है रेत चिपकती नहीं है, मिट्टी चिपक जाती है, लेकिन रेत के कण हमेशा अलग अलग ही रहते हैं। जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होता है। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं, इसलिए वहाँ पर कुछ स्थान खाली छूट जाता है। तो वो कहते हैं मिट्टी क्या है, अगर बहुत सारी मिट्टी है उसको इकट्ठा करेंगे, इकट्ठी हो जाएगी, तो इकट्ठी होने के बाद अपना आसपास का स्पेस खाली छोड़ देगी, लेकिन रेत के कणों के साथ ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर लगाव और अलगाव दोनों ही हैं। अगर लगाव हुआ तो वो दूसरों से, अपने स्पेस से अलग भी हो गए, लेकिन रेत के साथ ऐसा नहीं होता। जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं और धरती में, खेत में, आंगन में दरारें पड़ जाती हैं। जैसा कि हमें पता ही है कि मिट्टी जब सूखती है, सीमेंट सूखता है, उसमें दरारें पड़ जाती हैं। तो वैसा ही ये गुजरात आदि क्षेत्र में क्या हर जगह ही देखा जाता है कि जहाँ पर भी मिट्टी से काम होता है तो मिट्टी जब सूखती है तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं। धरती की संचित नमी इन दरारों में गर्मी पड़ते ही वाष्प बनकर वापस वातावरण में लौटने लगती है, और जब वे धरती की संचित नमी, जो धरती में जो नमी समाई हुई है, वो दरारों में गर्मी पड़ते ही वाष्प बनकर, उसमें से जो दरारें हैं उसमें से वाष्प बनकर वातावरण में लौटने लगती है। पर यहाँ बिखरे रहने में ही संगठन है। बिखरे रहने में मतलब अलग अलग रहने में ही संगठन है। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं, यहाँ परस्पर लगाव नहीं, इसलिए अलगाव भी नहीं होता। कि यहाँ इनमें कणों में लगाव नहीं है तो इसलिए वो अलगाव भी नहीं होता, मतलब किसी चीज़ से अलग भी नहीं होते, जैसे हैं वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं, बिखरे रहते हैं। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं पर अपनी जगह नहीं छोड़ते, इसलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है और एक तरह थोड़े नीचे जल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है। तो जो नीचे जल पट्टी है वो उसकी रखवाली करती है कि वो वहाँ पर जल पहुँचता है, नीचे चला जाता है, कण भारी होते हैं, जल नीचे चला जाता है, वो रेत के ऊपर नज़र नहीं आता, लेकिन पट्टी क्या है, उसको संजोने का काम करती है। दूसरी तरफ ऊपर रेत के असंख्य कणों का कड़ा पहरा बैठा रहता है कि उसके ऊपर क्या है, रेत के बहुत सारे कण होते हैं। तो इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समा कर नमी में बदल जाती है, कि जो भी एक एक बूंद का पानी जो है वो रेत में समा जाता है और नीचे नमी के रूप में समाता जाता है। अब यहाँ कोई बन जाए तो इसका पेट उसकी खाली जगह चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है
और अगर ऐसी जगह पर हम कुएं बना देते हैं तो कुएं बनाने से क्या है, उसका पेट जो है उसकी खाली चारों तरफ के रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है कि उसके चारों तरफ से जो बूंदें हैं वो धीरे धीरे आकर उसमें समाने लगती हैं। बूंद बूंद रिसती है और कुएं में पानी जमा होने लगता है। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी। यहाँ चारों तरफ खारा पानी होता है तो इसमें जो वो एक एक बूंद करके पानी रिसता है वो कुएं में जमा होता है, तो वहाँ खारे पानी में भी हमें मीठे पानी मिल जाता है, मीठे पानी की उम्मीद मिल जाती है। इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया। अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र, अनुभवों जो उनके एक्सपीरियंस थे उन्होंने क्या किया कि व्यवहार में अपने बिहेवियर में लाने के लिए उन्होंने एक पूरा शास्त्र विकसित कर दिया, एक बुक विकसित कर दी। और इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है कि जो समाज में पानी है उसको उन्होंने 3 रूपों में बांट दिया। पहला रूप है पालर पानी, यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी। सबसे पहले वो 3 किस्म के पानी को उन्होंने बांट दिया, एक ही पानी को 3 रूपों में बांटा। सबसे पहले है पालर पानी, जो सीधा ही उनको बरसात से मिलता है। यह धरातल पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। यदि यहाँ आदि शब्द में भी बहुत कुछ छिपा है, इसका पूरा विवरण आगे कहीं और मिलेगा। पानी का दूसरा रूप है पाताल पानी कहलाता है। वह वही भूजल है जो कुओं में से निकाला जाता है। जो कुओं की खुदाई करके निकाला जाता है वो क्या होता है, पाताल पानी। आकाश ऊपर, पाताल नीचे, इट मीन्स पाताल पानी में जो ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है। और पालर पानी और पाताल पानी के बीच पानी का तीसरा रूप है रेजानी पानी। धरातल के नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिल पाया पानी रेजानी पानी है। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का उपयोग होता है, और रेजा माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई हुई वर्षा को नापता है। कि तीसरा पानी क्या है, ना तो बारिश का पानी और ना ही धरती का पानी, बीच वाला पानी जो कि बरसात से आया तो सही लेकिन धरती में गया और धरती में पाताल तक नहीं जा सका, बीच में ही संजो कर रख लिया गया, उसको कहते हैं ये रेजानी पानी। और इसको नापने के लिए एक रेजा यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और रेजा यंत्र क्या है, रेजा का माप धरातल में हुई बारिश को नहीं नापता बल्कि धरातल में धरती पे हुई बारिश को नहीं नापता, लेकिन जो धरती के अंदर समा गया पानी है, इट मीन्स जो रेत में समा गया पानी है, उसको नापता है। मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 अंगुल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजा कहेंगे। कि अगर धरती में बहुत सारी बारिश हुई है और वो अंदर 5 उंगली तक समा गई है तो उसको 5 रेजा पानी कहेंगे कि 5 अंगुल रेजा बारिश हुई है। रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पातली पानी से अलग बना रहता है। पाताली पानी में नीचे है जो खारा है, और रेजानी पानी बारिश का जो धीरे धीरे इकट्ठा होता है तो ये उससे अलग बना रहता है। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजानी पानी धीरे धीरे नीचे जाकर पाताली पानी में मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देता है। और रेजानी पानी क्या है, जब धीरे धीरे धरती में समाता रहता है जाकर पाताली पानी में मिल जाता है तो रेजानी पानी का अस्तित्व खत्म हो जाता है, क्योंकि वो पाताल पानी जाकर पाताल का ही रूप हो जाता है। यदि किसी जगह भूजल पाताली पानी खारा है तो रेजानी पानी भी उसमें मिलकर खारा ही हो जाता है। ये नेचुरली है कि अगर आटे में नमक मिलाएंगे तो वो नमकीन हो जाता है, दूध में पानी मिलाएंगे तो वो दूध बन जाता है। उसी प्रकार से पाताली पानी में अर्थात खारे पानी में जब ये बरसात का पानी जाता है तो वो भी जाकर खारा ही हो जाता है। आगे वो कहते हैं, एक विशिष्ट रेजानी पानी को समेट सकने वाली कुएं बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। विशिष्ट होता है
अलग विशेष। तो कहते हैं कि रिजानी पानी को रोकना और उसको रोकने के लिए कुएं बनाना एक प्रकार की एक विशेष कला है। और 4-5 हाथ के व्यास की कुएं को 30 से 60-65 हाथों की गहराई तक उतारने वाले चिजारों कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं। कि जो ये एक्सपर्ट्स होते हैं, कुशल पर्सन होते हैं जो इनको बनाते हैं, और वो अपने 4-5 हाथ के व्यास, 4-5 हाथ में 4 ऐसे जो हम गिठ नापते हैं उसको कहते हैं व्यास। तो उसमें 4-5 हाथ, मतलब कि ये लगा लो कि 2.5-3 फीट हो गया, ज़्यादा फीट हो गया, 4-5 फीट की ये शुरू करते हैं और ये जाकर 60-65 इंच की गहराई तक जाती है। इस प्रकार से ये इसकी कुशलता से इसका निर्माण करते हैं। चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुएं का प्राण है। चेजो जो हमने कहा है कि चीज़ों उसमें कुएं में चिनाई का काम किया जाता है, उसको कहा है कि ये कुएं का प्राण है। इसमें थोड़ी सी भी चूक चिजारों के प्राण भी ले सकते हैं, क्योंकि वो अंदर काफ़ी गहराई में होता है। अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो इससे उसके प्राण भी जा सकते हैं। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है और डोल से मलबा निकाला जाता है। डोल में कोई बाल्टी या कोई ऐसा जिसमें से नीचे से मिट्टी जो इतनी खोदी है वो ऊपर पहुंचाई जाती है और उसको खाली किया जाता है ताकि कुएं बना सके। तो उससे मलबा मिट्टी वगैरह निकाल ली जाती है और फिर आगे की खुदाई रोककर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है ताकि मिट्टी भर के भसके धसे नहीं। और जो आसपास जितनी खुदाई होगी उसके साथ साथ ही चिनाई की जाती है। ऐसा नहीं कि पहले पूरा खोद लो फिर चिनाई करेंगे, फिर वो मिट्टी दिसती रहती है, इसलिए उसके साथ साथ ही चिनाई करते रहते हैं, साथ साथ ही उसको इंटू से लेपते रहते हैं ताकि वो चिनाई जो है आगे मिट्टी को रिसने ना दे। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है, क्योंकि रेत में आपको पता ही है कि नीचे गर्मी है धरती में, तो गर्मी बढ़ती जाती है और हवा भी कम होने लगती है। तब ऊपर से मुट्ठी भर भर के रेत नीचे तेजी से फेंकी जाती है। मरुभूमि से जो रेत के विशाल टीलों तक को यहाँ से वहाँ उड़ा देती है। मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों को यहाँ से वहाँ उड़ा देने वाली है, वही हवा यहाँ कुएं की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है। कि वो जो बहुत तेज़ तेज़ हवाएं आती है जो मरुभूमि को उस उड़ा के ले जाती हैं, वैसी ही उस समय जो मुट्ठी भर के रेत नीचे डाली जाती है ताकि हवा और ऑक्सीजन पहुँच सके, तो उसी तरह उसका प्रयोग किया जाता है। और पसीने में नहा रहे चेरवांजी को राहत दे जाती है। कुछ जगह पर कुएं बनाने का यह कठिन काम और भी कठिन हो जाता है। किसी किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता, तब कुएं को रस्से से बांधा जाता है। तो वो कहते हैं कि किसी जगह पर ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं होता, कि मिट्टी गिरती रहती है और वहाँ पर चिनाई नहीं हो पाती, तो उस समय वो तब कुएं को वो रस्सी से बांध देते हैं ताकि उसको वहीं पर रोका जा सके। पहले दिन कुएं खोदने के साथ साथ खींप होता है एक प्रकार की घास जिसके रेशों में रस्सी बनाई जाती है। जो लंबी लंबी पराली सी होती है ना, जिससे रस्सी बना देते हैं, तो उसको कहते हैं खींप नाम की घास का ढेर जमा कर लिया जाता है और चिजारों खुदाई शुरू करते हैं। और बाकी लोग खींप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बटने लगते हैं। पहले दिन का काम पूरा होते होते कुएं कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है। इसके तल पर दीवार के साथ सटा कर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है और फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, इस तरह ऊपर आते आते खींप घास में से बड़ा खुरदरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है और बटी हुई लकड़ियां एक दूसरे में फंस कर मजबूती से एक दूसरे के ऊपर एक बैठती जाती हैं। रस्से का आखिरी शोर ऊपर होता है। तो इस प्रकार से रस्सी का काम शुरू होता है। 10
हाथ में 10 फीट की गहराई तक पहले दिन खुदाई हो जाती है और उसके लिए इस प्रकार से वो व्यवस्था करते हैं। और ये एक बहुत ही जटिल काम है जिसको करना आसान नहीं है। इसके लिए एक्सपर्ट्स, अनुभवी लोगों की ज़रूरत पड़ती है और उसकी चिनाई का काम भी काफ़ी रिस्की है, क्योंकि नीचे गर्मी में थोड़ा सा होल होता है, उसमें गर्मी में बैठकर खुदाई करना, चिनाई करना, लेकिन फिर भी वो लोग अपनी दिनचर्या को चलाने के लिए ये सब लोग काम करते हैं। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।